तो आज हम जानेंगे हैलोएरीन्स के बारे में। इससे पहले मैंने बताया था कि हैलोएल्केन्स क्या होते हैं, तो बेसिकली हैलोएरीन्स भी उसी का पार्ट होता है, उसी चैप्टर का, बस टॉपिक हमारा दूसरा होता है। देखिए यहाँ पे वर्ड आया, जैसे हैलोएल्केन में हैलोजन और अल्केन था, वैसे यहाँ पे हैलोजन और एरीन होता है। एरीन हम बेंजीन रिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। मतलब हमारा जो कॉमनली जो एरीन होता है वो बेंजीन होता है, तो आप कह सकते हो कि वो इसी को आप सिमिलर समान मान सकते हो कि एरीन मतलब बेंजीन रिंग के हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब एरीन में हमारे बेंजीन और उसके सभी डेरिवेटिव्स आते हैं जो बेंजीन से बने होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है उसी से बने होते हैं। अब जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया तो बेंजीन रिंग पे Cl लग जाता है, और एनिलीन होता है तो बेंजीन रिंग पर NH2 लग जाता है। नाइट्रोबेंजीन होता है तो बेंजीन पर NO2 ग्रुप लग जाता है। फिनॉल होता है तो बेंजीन पर OH लग जाता है। ये सभी एरीन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हैलोएरीन की तो बेंजीन पर हैलोजन लगा होगा, ठीक है। सिर्फ बेंजीन पर एक हैलोजन लगा होगा, हमें ये मतलब हमारे एरीन पर हैलोजन होगा, अन्य कोई ग्रुप और समूह नहीं होता है, अगर सिर्फ नॉर्मल से एक हैलोएरीन की बात की जाए। अब यहाँ पे हैलोजन के साथ कोई और ग्रुप हो सकता है, बट अब हैलोजन का होना यहाँ इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है। तो एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, एरिल हैलाइड या हैलोएरीन कहते हैं। इसी को एरिल ग्रुप भी बोला जाता है। यानी अगर आप ध्यान देंगे तो जो बेंजीन होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H6। अगर इसका जैसे ऐसे समझिए, जैसे अगर एल्किल ग्रुप की बात की जाए मीथेन की तो CH4 होता है, और उसका अगर मतलब मीथेन एक एल्केन है, उसका एल्किल देखेंगे तो CH3 होता है। सेम वैसे ही बेंजीन की बात करोगे तो C6H6, अगर एरीन की बात करोगे तो C6H5, एरिल की बात करोगे तो C6H5, यानी C6H5 एरिल और एरीन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें से हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा है, ये क्लोरीन कहीं ऐसे ही नहीं अटैच होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ऐसे हमारे पास C6H6 यानी 6 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूट होके आया है तो वहाँ पे H5 हो जाता है। 2 सब्स्टिट्यूट होते हैं तो 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं, 3 सब्स्टिट्यूट होंगे तो 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है, जब आपका बेंजीन फर्स्ट ग्रुप पे लग जाए फर्स्ट पोजीशन पे। ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, यानी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, और 2 क्लोरो हैं तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, यानी पहली और तीसरी पोजीशन पे है तो ये 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये 1 और 4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी है तो इसलिए ये आएगा 1, 2, 3 और ये 4, 5, 3 और 5 डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। पूरी तरीके से नाइट्रोबेंजीन होता है। यहाँ पे जो क्लोरीन होते हैं ये नाइट्रो ग्रुप भेजता है, ठीक है। अब इसकी कुछ भौतिक गुण या जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, यानी ये दिखता कैसा है, होता कैसा है, जल में विलेय है या नहीं। देखिए इसमें जो होता है, जो हैलोजन होता है, ये sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कोई sp3 कार्बन होता है उसी के साथ ये जुड़ा होता है। इनकी जो स्मेल होती है वो अच्छी होती है, मधुर होती है, इसीलिए इसको एरीन बोला जाता है, क्योंकि एरीन जो होता है एरोमेटिक से बनता है, और एरोमेटिक वर्ड एरोमा से आया है, और एरोमा का मतलब होता है अच्छी स्मेल। और जो क्लोरोबेंजीन होता है ये जल से भारी होता है, सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक में विलेय होते हैं, एक्सेप्ट अल्कोहल। अल्कोहल जल में भी घुलता है। रीज़न ये है कि जो अल्कोहल का OH बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है जल के अणुओं के साथ, और ये सब नहीं बना पाते हैं, तो ये नहीं होता। अब इसमें से इसकी जो है किसी एक हैलोएरीन की जो है हम मुख्य क्रियाएँ पढ़ेंगे। देखिए हैलोएरीन में बहुत सारे आ जाएंगे, C6H5 Br भी हो सकता है, C6H5 Cl भी, I भी और F भी, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और उसी से आपको सारी रिएक्शन कराती हूँ। आप उस Cl की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी हैलोजन पुट कर सकते हो। मेनली हमारा Cl और Br ही होता है, क्योंकि ये दोनों कॉमन में आ जाते हैं, और फ्लोरीन बहुत छोटा होता है और आयोडीन बहुत साइज़ में बड़ा होता है, तो इसलिए उनको हम नेगलेक्ट करके इन दोनों की रिएक्शन सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की पहली अभिक्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी जब क्लोरोबेंजीन को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करोगे तो बनता है फिनॉल, यानी ये जो Na होता है ये Cl को ले लेगा और OH ग्रुप इसकी जगह आ जाता है। ये आप रिंग ड्रॉ करके भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। दूसरी अभिक्रिया है जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाएगी अमोनिया से क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में, उपस्थिति में इनको हीट किया जाएगा तो बनता है एनिलीन, यानी बेंजीन रिंग है और उस पर NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा तो होता है एनिलीन। साथ में बनेगा क्यूप्रस क्लोराइड और H2O।
दूसरी अपक्रिया मेरी जो है हमारी जो है वो हेलोएरीन से क्यूप्रस साइनाइड की है, ठीक है। ये रिएक्शन आप सेंटेंस में वाक्य में लिख सकते हो। आप लिखोगे कैसे, जब किसी हेलोएरीन, या आप यहाँ पे सीधा एग्जांपल में जो दिया गया है वही लिख सकते हो, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्यूप्रस साइनाइड से कराई जाती है तो फिनॉल साइनाइड बनता है। ये तो पहला हुआ, ठीक है। आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड से कराई जाती है तो फेनिल साइनाइड बनता है, ठीक है। फेनिल, एरीन, एरिल, ये सभी C6H5 को ही दिखाते हैं, ठीक है। इन्हीं मतलब इसी के लिए बोलते हैं, इसी के लिए यूज़ किया जाता है। पिरिडीन प्रेजेंट होता है ना कि इसके साथ अपक्रिया करेगा, ठीक है। जब उपस्थिति लगाई जाती है तो जैसे कैटलिस्ट पार्ट नहीं करते हैं, वैसे ये जो जिनकी उपस्थिति लगाई जाती है वो भी न्यूट्रल हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, और अगर कोई रिएक्ट करता है तो वहाँ मेंशन कर दिया जाता है कि ये रिएक्ट करके बनाएगा, और यहाँ पे बनता है क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी है अपचयन, यानी इसमें अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन अगर किसी के साथ करवाया जाता है तो मोस्टली ये होता है कि किसी ऐसे एजेंट को लगा दिया जाता है जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन को हीट किया जाता है NaOH के साथ निकेल और एल्युमिनियम की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, तो इसका रिडक्शन हो जाता है बेंजीन में, ये अपचयित हो जाता है बेंजीन में, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें हमें किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, किसकी प्रेजेंस है, और क्या बनेगा, मेन क्या बनता है, इससे मतलब होता है। बाय प्रोडक्ट अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो भी चलेगा, आपने बैलेंस नहीं किया है इक्वेशन तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब टाइम हो तब आप कीजिए। हाँ, मेन हमारा ये होता है कि कंपाउंड कौन से हैं और बनना क्या है, ठीक है, प्रेजेंस किसकी है। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। देखिए वुड्स फिटिंग अपक्रिया और वुड्स अपक्रिया, अगर तीनों को आप ऐसे समझोगे एक लाइन से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप तीनों अपक्रिया समझ सकते हो। वुड्स अपक्रिया का हेलोएरीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको एक ही साथ में तीनों रिएक्शन याद हो जाए। सबसे पहले समझते हैं वुड्स अपक्रिया। देखिए जब किसी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम मेटल से कराई जाती है तो एल्केन बनता है। यहाँ हमने लिया है मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लिए गए हैं और सोडियम मेटल लिया गया है। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कोई मेटल, अगर जैसे सोडियम और पोटेशियम ये सब आते हैं और इनको कोई हैलोजन मिल जाए तो ये उसके साथ तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम मेटल दोनों को अलग कर लेता है और क्या बन जाता है, ये दोनों कंबाइन करके एल्केन बना लेते हैं, ठीक। फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, सोडियम मेटल ही होता है, लेकिन अब जहाँ पे एल्किल हैलाइड थे यहाँ पे आ जाता है एरिल हैलाइड, यानी बेंजीन रिंग वाले आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होता है, ये सोडियम मेटल दोनों के क्लोरीन को हटा देता है और यहाँ इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर जाता है और ये बन जाता है बाइफेनिल, ठीक है। ये प्रेजेंस किसकी होती है, निर्जल ईथर, यानी निर्जल ईथर की प्रेजेंस में बाइफेनिल बनता है। होता बस यही है कि ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर दिए जाते हैं। थर्ड इसी में देखिए वुड्स फिटिंग अपक्रिया, इन्हीं दोनों का मिक्स होता है। इसमें हमने लिया था जो फिटिंग अपक्रिया वुड्स अपक्रिया थी उसमें हमने लिया था एल्किल हैलाइड, फिटिंग अपक्रिया में लेते हैं एरिल हैलाइड, और जो वुड्स फिटिंग अपक्रिया होती है उसमें दोनों का मिक्स, यानी एक अणु हम एल्किल हैलाइड का लेते हैं, एक अणु हम एरिल हैलाइड का लेते हैं, दोनों का Cl हटता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, Na दोनों का Cl लेके अलग हो जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है हमारा टॉल्यूइन, ठीक है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ बेंजीन रिंग की कुछ प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं। इस प्रतिस्थापन क्रियाओं को इस तरीके से भी ध्यान दीजिए क्योंकि अभी आपको आगे फिनॉल के बारे में पढ़ना होगा, तो जब एनिलीन के बारे में पढ़ना होगा, तो जब बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई क्रियाएं पढ़ोगे तब आपको ये क्रियाएं बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। देखिए नाइट्रीकरण, ऐसे समझिए, नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना, ठीक है। बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना। तो अब जब, और ये इसमें आप प्रेजेंस याद रखिए, नाइट्रीकरण जो होता है वो HNO3 के साथ होता है, H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। सल्फोनीकरण, सल्फोनिक ग्रुप ऐड होता है, H2SO4 के साथ होता है। हैलोजनीकरण, किसी हैलोजन की उपस्थिति होती है। अब ये हैलोजन आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है जैसे Cl2 Br2, या आप हैलोजन जो है हाइड्रोजन हैलाइड से भी ले सकते हो जैसे HBr HCl, तो ये आपको कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। तो अब समझते हैं पहले नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है, हम एक कंपाउंड लेते हैं, हमारे यहाँ पे मैंने बताया था, एक हम उदाहरण ले लेते हैं जो कि है क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, प्रेजेंस होती है सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की, तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा बन जाता है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इन दोनों का नाम ऑर्थोक्लोरो, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये पैरा पोजीशन पे है तो पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप ऐड होना ही नाइट्रीकरण कहलाता है।
सल्फोनीकरण SO3H का ऐड होना। SO3H जो होता है वो सल्फोनिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे सेम क्लोरोबेंजीन लिया गया है और H2SO4 को ही अलग कर दिया गया है, यानी ये H2 और ये SO4, इसको ऐसे लिखा गया ताकि आपको समझने में ईजी हो। ये यहाँ से हटेगा, यहाँ जाएगा और एक दूसरी बार जाएगा तो यहाँ आएगा और H2O अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, यहाँ से ये रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन वहाँ बचा, एक OH यहाँ बचा तो H2O। इसमें भी सेम ही होता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे बनता है और एक पैरा पोजीशन पे बनता है। तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण भी ईजी ही है। क्लोरोबेंजीन लीजिए, इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसी हैलोजन से। अब हैलोजन में आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये Cl2 भी क्या करता है, जाके ऐड हो जाता है और जो जहाँ पे ऐड होगा वहाँ का हाइड्रोजन हट जाएगा, तो एक Cl यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और जो दूसरा सेल होता है जो बचता है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो बस वो -HCl एंड एक ऑर्थो पोजीशन में बनता है और एक पैराक्लोरीन। अब क्योंकि यहाँ क्लोरीन 2 हो गए हैं तो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरल सेप क्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। क्लोरल सेप क्रिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बनाता है DDT। फॉर्मेशन ऑफ DDT या DDT का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमने क्लोरल लिया है जिसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO, जो कि एक तरीके का एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम क्लोरोबेंजीन की। 2 मॉलिक्यूल हमने क्लोरोबेंजीन के लिए हैं। इसमें होता क्या है, जो एल्डिहाइड का O होता है और इन दोनों के हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइन करके बना लेते हैं H2O और बाकी के जो इनके रिंग होते हैं वो अटैच हो जाते हैं कार्बन से, ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक इधर बना लेगा, एक हाइड्रोजन से बनाएगा, एक इस वाले से बनाएगा और एक इस वाले से बनाएगा। तो यहाँ बन गया हमारा, क्योंकि पैरा पोजीशन से ही कंबाइन करेगा तो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल या डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। एथेन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कार्बन के नंबर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ ये ऐसे समझिए, पैरा पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो डाइफेनिल, ये रिंग जो है फेनिल बोलते हैं, तो कितने हैं, 2 हैं तो डाइफेनिल। यहाँ पे आएगा ट्राइक्लोरो तो ट्राइक्लोरो एंड एथेन, 1 and 2 एथेन, ठीक है। और ये बनाता है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं DDT। अब DDT का जो इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है वो ये होता है कि जो DDT होता है वो उर्वरक के रूप में यूज़ होता है, हालांकि बहुत हानिकारक होता है, इसलिए उस पर प्रतिबंध भी कई देश में लगे हैं, मगर DDT जो है एक फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।